हाय स्टूडेंट्स, एडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कक्षकों की आकृति के बारे में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या भैया, एक नया टॉपिक जिसका नाम है कक्षकों की ऊर्जाएं। ठीक है, तो कक्षकों की ऊर्जाएं हम लोग अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, बेटे मेरी जो क्लास हैं ये सभी क्लासें एनसीईआरटी बेस्ड हैं। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के सार को अच्छे से समझाया है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है। तो बेटे उस समस्या के समाधान के लिए मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज डेफिनेशन को इजी कर कर यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, हालांकि मैंने कभी वीडियो में नहीं कहा है वीडियो शेयर करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, तो हम कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि यहाँ पर हम दो प्रकार के परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर एक, यदि मैं बात करूँ हाइड्रोजन परमाणु की, जिसमें केवल क्या होता है भैया, मेरा एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, हमारे पास वे परमाणु जिनमें बहु इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला टर्म्स कह रहा है हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा केवल किस पर भैया, मुख्य क्वांटम संख्या। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा केवल किस पर डिपेंड करेगी, मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की, यहाँ पर बेटे की आएगा, ये की है। ठीक है, कक्षकों की ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है, मतलब कि नीचे दिखाएंगे हम। ये हमारा मेन पॉइंट आ जाता है बेटे, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान दिगंशीय क्वांटम संख्या एल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर केवल हम किसकी व्याख्या करेंगे, ओनली एन के मान की व्याख्या करेंगे, एल के मान पर ये डिपेंड नहीं करता। केवल किसके लिए भैया, हाइड्रोजन के लिए। चलते हैं आगे। चलिए भाई, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऊर्जा की, यहाँ पर जो 1s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है कि 1s से ज़्यादा किसकी होगी भैया, 2s और 2p की होगी। और 2s 2p से ज़्यादा होगी 3s 3p 3d की। और इनसे ज़्यादा होगी 4s 4p 4d और 4f की। ठीक है, तो इनमें एक कॉमन बात आ रही है, उसको ध्यान देंगे। जैसे कि हमारे पास 1s है, उसी के साथ में किसकी बात करूँ भैया, 2s और 2p की। तो यहाँ पर 2s और 2p की जो ऊर्जा है वो क्या है भैया, समान है। उसी के साथ यदि मैं बात करता हूँ किसकी भैया, 3s और किसकी, 3p की, और साथ में 3d की, तो इनकी ऊर्जा क्या है भैया, आपस में बराबर का चिन्ह लगा है, समान है। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी भैया, 4s और 4p 4d और 4f की, तो इनकी ऊर्जा क्या है भैया, समान है, क्योंकि यहाँ पर सभी के बीच में क्या लगा है, इक्वल का चिन्ह लगा है, मतलब बराबर का चिन्ह लगा है। चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ये यहाँ पर क्या है हमारा भैया, एक ग्राफ है। ठीक है, और इस ग्राफ को जरा अच्छे से समझ कर चलेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ किसकी भैया, ऐसे ऐसे मेरी क्या है भैया, ऐसे क्या है मेरी, ऐसे क्या है मेरी भैया, एनर्जी है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हमको 1s ऑर्बिटल है, फिर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या है हमारा 3s 3p 3d ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा, तो कॉमन में बात करूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्थायी हमारा कौन सा है भैया, 1s ऑर्बिटल है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाद इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी भैया, हमारी 2s और 2p की। लेकिन मैंने क्या देखा है, यहाँ पर जो मेरे कक्षक बने हैं, क्या बने हैं भैया, मेरे कक्षक बने हैं दोनों, दोनों कक्षक मेरे एक ही सीध में है, मतलब दोनों की ऊर्जा क्या है भैया, समान है। क्या है भैया, समान है। तो कॉमन, उसके साथ साथ अगर मैं आगे चलूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3s 3p और 3d, इन तीनों की ऊर्जा भी क्या है, समान है। ठीक है, किंतु 2s और 2p से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ये कक्षक हैं इन सब की ऊर्जा क्या है भैया, समान है। तो मैं यहाँ से कहूँगा
ये समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं? हमारे समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ कॉमन एक बात और ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था कौन सी होती है भैया? हमारी 1s। क्या होती है? 1s। तो इसको हम कौन सी अवस्था बोलेंगे? इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, या फिर हम इसको तलस्थ अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इससे ऊपर की जो होती हैं बाकी, यदि मैं बात करूं किनकी भैया? इन दोनों की, तो ये हमारी होंगी क्या भैया? एक्साइटेड स्टेट। किसके लिए? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए, या उत्तेजित अवस्था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए कुछ टर्म्स हम यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा टर्म्स कहता है समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है, या हम कह सकते हैं समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टर्म्स हमारा क्या कहता है भैया? तो हाइड्रोजन परमाणु में 1s के कक्षक सबसे ज़्यादा क्या होते हैं भैया? स्थायी स्थिति के संगत होते हैं या समान होते हैं। तो यह क्या कहलाती है? हमारी तलस्थ अवस्था कहलाती है, क्योंकि अभी मैंने इसे पीछे बताया था, इसके बारे में ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भैया, नाभिक के द्वारा क्या होते हैं? सर्वाधिक प्रबलता से क्या होते हैं भैया? आकर्षित होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए अभी नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में 2s, 2p या उच्च कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है, जिसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए यदि हम बेटे बात करते हैं बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की, तो इनकी ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n तथा l पर क्या करती हैं भैया? दोनों पर निर्भर करती हैं। ये भी कॉमन बात याद रखेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या के लिए यहाँ पर क्या होता है? s p d f ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो कैसी होती हैं भैया? भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये ग्राफ हमारा किसके लिए है? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए। तो इसमें कॉमन आपको दिख रहा होगा, 1s ऑर्बिटल की सबसे कम ऊर्जा है, लेकिन 2s और 2p ऑर्बिटल अब क्या हो गए हैं यहाँ पर भैया? बट गए हैं। इसका मतलब क्या है? 2s और 2p ऑर्बिटल की भी ऊर्जा क्या है? अलग अलग है। यदि 3s, 3p और 4s और 3d की मैं बात करूँ, सबकी ऊर्जाएं क्या हैं? अब यहाँ पर अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा का जो मान हमें पता चलता है वो किससे चलता है भैया? n प्लस एल के मान से पता चलता है, ठीक है। n प्लस एल के मान के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं किसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कॉमन हमारे पास ये एग्जाम्पल है, 4s की एनर्जी 3d से क्या है? कम है, जबकि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सरेआम कि 4s में n का मान 4 है और यहाँ पर 3d में कितना है? 3 है। तो इसीलिए कॉमन ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भैया? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ओनली किस पर डिपेंड करता था? केवल n के मान पर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ बहु इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर l का मान भी ध्यान में रख कर चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है नोट पॉइंट में कि उपकोषों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आपस में प्रतिकर्षण तथा नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण की उपस्थिति है। प्रतिकर्षण और आकर्षण से एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? आवरण प्रभाव कहते हैं या प्रेक्षण प्रभाव कहते हैं। इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं। तो इसके बारे में कॉमन हम अच्छे से समझ कर चलेंगे। चलिए, तो हम कॉमन इस चित्र पर जरा थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे अच्छे तरीके से। हमारे पास क्या है भैया? ये एक नाभिक है। क्या है भैया? एक नाभिक है। और नाभिक पर कैसा चार्ज है भैया? हमारा प्लस चार्ज है। और इस नाभिक के चारों ओर जो है हमारी, ये क्या है भैया? कक्षाएं हैं। क्या है भैया? कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में क्या है भैया? ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने सभी को संकेत से दिखाया है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटे हमारे, ये फर्स्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेरे सेकंड कक्षा के क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलिए कॉमन ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सेकंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सेकंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो रहे हैं भैया? अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्या भैया? फर्स्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन सेकंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं भैया? रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। ऐसे यहाँ ध्यान देखेंगे, सेकंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया? रिपल कर रहे हैं।
तो अब हम कह सकते हैं क्या कि सेकंड कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए फर्स्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन का कार्य करते हैं, परिरक्षण का कार्य करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मान लो आपके पास कोई विचित्र चीज़ है और आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ क्या है उसे देखने के लिए एक भीड़ लगाए हैं, लेकिन आपकी जो भीड़ लगी है, आपके पीछे कोई और व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है जो भी क्या करना चाहता है, उस विचित्र चीज को देखना चाहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस भीड़ के अंदर से आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसको क्या करेंगे, पीछे हटाएंगे कि मेरे सर पे क्यों चढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप उस व्यक्ति के लिए आप शील्डिंग का कार्य करेंगे। समझ में आती है बात। चलिए, परमाणु के भीतर के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण को कम करना आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है भैया, आवरण प्रभाव कहलाता है। यहाँ आवरण प्रभाव भैया क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, यहाँ से एक छोटा सा टर्म्स हमारा और क्लियर हो जाता है कि नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है भैया, प्रभावी होता है। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे जेड इफेक्ट से शो करते हैं। इफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब अगला टर्म्स हमारा क्या कह रहा है भैया, इसको हम कवर करके चलेंगे। तो इसमें ये पॉइंट कह रहा है बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर भैया, एल व एम के मान पर निर्भर करती है। तो इसकी व्याख्या को हम अच्छे से समझ के चलेंगे। ये इसकी व्याख्या है, दिए गए मुख्य क्वांटम संख्या के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या एल का मान बढ़ने के साथ कक्षक द्वारा महसूस किया गया जेड इफेक्ट घट जाता है। इसके कारण पी कक्षक की तुलना में एस कक्षक और डी कक्षक की तुलना में पी कक्षक नाभिक से अधिक दृढ़ता से बना रहता है। तो पी कक्षक की तुलना में एस कक्षक की और डी कक्षक की तुलना में पी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है, कम होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर की आएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस चित्र में हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे कक्षक दिए हैं, यहाँ n का मान दिया है, यहाँ l का मान दिया है और यहाँ पर n प्लस l का मान दिया है। तो अब कॉमन बात आ जाती है कि आपको n और l के मान कैसे निकालने हैं। तो ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, 1s की, तो बेटे 1s में जो शुरू का नंबर आया है यही क्या होता है, हमारा n होता है, स्मॉल n। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो कॉमन यहाँ की, तो 1s में देखो n का मान कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 1 है। और यदि मैं l के मान की बात करूँ बेटे, हमने पढ़ा है बेटे उपकोष जो होते हैं S P D F, उनके लिए l का मान 0 1 2 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला यदि हमारे पास S उपकोष है, कौन सा उपकोष है भैया, S उपकोष है। देखो क्योंकि हमारे पास 1s है ना, तो S उपकोष के लिए हमारे पास L का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी L का मान क्या आया है, 0 आया है। और यदि मैं किसकी बात करूँ भैया, अब n प्लस L की बात करूँ, तो 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम n प्लस L का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही किसके लिए आ जाते हैं भैया, 2s के लिए। तो 2s में n का मान 2 आएगा और हमारे पास L का मान कितना आएगा, s के लिए तो 0 ही आता है। ठीक है बेटा, तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 2p के लिए n का मान 2 आएगा और l का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल मान हमारा क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होगा भैया, हमारा कॉमन कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ये क्या, कि 2p में n बराबर 2 की ऊर्जा 3s से क्या होती है, कम होती है। ठीक है बेटा, 3s से क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि अब ध्यान देंगे, जब हम लोग 3s में मान निकालेंगे तो n का मान 3 आएगा और हमारे पास l का मान 0 आएगा, और दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कॉमन बात क्या है भैया,
यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो दोनों में क्या है, मान समान है। जिसके लिए भैया n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो किसके लिए n का मान कम है भैया, 2p के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है क्या, 2p की ऊर्जा क्या होगी, 3s से कम होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। सेम ऐसी 3s के बाद हम 3p पे पहुँचते हैं। यहाँ पर n का मान 3 होगा, l का मान 1 होगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मान 4 आएगा। ऐसे ही 4s में और 3d में, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर n का मान 4, इसके लिए 3, यहाँ l का मान 0, यहाँ 2, यहाँ टोटल वैल्यू 4 और 5 आएंगी। तो अब हमें पता है किसका मान कम है भैया। अब हमारा क्लियर हो जाता है कि 4s की जो ऊर्जा होगी वो 3d से क्या होगी भैया, कम होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम चलें तो 4p में n का मान कितना आएगा, 4 आएगा और l का मान 1 आएगा। तो यदि मैं बात करूं किसकी भैया, यहाँ पर अब मेरा n प्लस l का मान क्या है, 5 है। लेकिन ऊर्जा किसकी कम होगी, यदि दोनों की कंपेयर करें, 3d और 4p की कंपेयर करें तो दोनों की कंपेयर में सीधा पता चल जाता है। तो 3d के लिए n का मान क्या है, कम है। तो इसीलिए भैया 3d की ऊर्जा क्या होगी, 4p से कम होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे समझ लेते हैं इसके टर्म्स जो n प्लस एल के रूल के नियम माने जाते हैं। तो इसमें दोनों पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप क्लियर कर लेते हैं। कक्षक के n प्लस एल का मान जितना निम्न होता है, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और सेकंड टर्म्स कहता है यदि दो कक्षकों का n प्लस एल मान समान हो तो निम्न n के मान वाले कक्षक की ऊर्जा क्या होती है भैया, निम्न होती है। ये पॉइंट मैंने पीछे आपको दिखाया। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला पॉइंट एक नोट पॉइंट की भांति है, इसको समझकर चलेंगे। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ समान उपकोष वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, E2S हाइड्रोजन परमाणु, E2S लिथियम परमाणु, E2S Na परमाणु, E2S के परमाणु। ध्यान दो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अलग अलग तत्व हैं, लेकिन सभी के लिए वो केवल 2s उपकोष की बात कर रहा है। तो 2s उपकोष में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होगी हमारी, वो किसकी होगी भैया, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी 2s हाइड्रोजन के लिए होगी। और लिथियम की क्या होगी, उससे कम, सोडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है, चलिए अगला टर्म हमारा आता है परमाणुओं में कक्षकों का भरा जाना। ठीक है बेटे, तो परमाणुओं में कक्षकों को भरने के लिए हमें जानना होगा कुछ नियम के बारे में। और एक तो नियम है हमारा आपबाउ का, एक है हमारा पौली का वर्जन सिद्धांत और एक है हुंड का अधिकतम बलुता का नियम। क्योंकि बेटे ये नियम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके सर इन नियमों पर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आपबाउ का नियम। ठीक है, आपबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है निर्माण का होना या कक्षकों का निर्माण होना। ठीक है बेटे, तो इस नियम के अनुसार होता क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले किसमें भैया, कक्षक में, ये सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध खाली कक्षक में जाते हैं तथा उनको भरने के बाद इलेक्ट्रॉन अगले उच्च ऊर्जा वाले खाली कक्षक में जाते हैं। कैसे जाते हैं उसको भी हम चित्र के माध्यम से अभी समझेंगे। तो दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और है, चाहें तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, ये चाहें उसे याद कर सकते हैं, जोन सी आपको इजी लगे उसे आप याद कर सकते हैं। कक्षकों को भरे जाने और ऊर्जा के बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले किस में जाएगा भैया, 1s में। हमने अभी पीछे देखा तो 1s की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p, 5s की, फिर 4d की, फिर 5p की, 6s की, फिर उसके बाद आता है हमारा 4f की। ठीक है, ये कैसे ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, एक हमारा ग्राफ है ये।
ठीक है बेटे। और ये ग्राफ किसको बताता है, इनकी ऊर्जा को बताता है। तो सबसे कम ऊर्जा क्या है हमारे 1s की है, उसके बाद 2s की है, उसके बाद फिर 2p की है, उसके बाद फिर 3s की है, 3s के बाद फिर से हम तीर का निशान ऐसे लाएंगे 3p, फिर 4s, फिर ऊपर आ जाएंगे 3d, 4p, 5s, फिर ऊपर आएंगे 4d, 5p, 6s, फिर ऊपर आएंगे 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक है। उसके बाद फिर 5f, 6d, 7p। तो इस प्रकार क्या है हमारा ऊर्जा का क्या है भैया बढ़ता क्रम होता है। लेकिन इसको सही से तभी समझ पाएंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। अगला रूल्स हमारा आता है भैया पोली का अवर्जन सिद्धांत, ठीक है ना, पोली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो कॉमन बात है, पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ कर चलेंगे, उसके बाद आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया 1s1 और 1s2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन केवल इस पोजीशन में है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, ठीक है बेटा। तो कॉमन क्या बात करूं मैंने अभी आपको n का मान निकालना बताया था कि n का मान जो होता है ये वाला होता है। दोनों के लिए n का मान समान आएगा क्योंकि दोनों में 1s ही है। दूसरी बात, अगर मैं l की मान की बात करूं, किसकी बात करूं भैया l की, तो l का मान जो होता है हमारे पास s उपकोष के लिए क्या होता है 0 होता है, ये हमने पीछे बताया था आपको। तो दोनों के लिए भैया l के मान भी क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। लेकिन यदि मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा L क्या है 0 है तो M कॉमन ही क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है M का मान भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन यदि S के मान की हम दोनों में बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कैसा है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए किसके लिए भैया क्लॉकवाइज के लिए हमारा आता है +½ और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ इसके लिए क्या आएगा हमारे पास भैया -½ क्या आएगा -½ तो कॉमन भैया n के मान समान हो सकते हैं, l के मान समान हो सकते हैं, m के मान समान हो सकते हैं, लेकिन s के मान समान नहीं हो सकते, ठीक है। यही हमारा क्या है पोली का वर्जन सिद्धांत है, ठीक है बेटे। चलिए क्लियर कर लेते हैं हम लोग परिभाषा। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला रूल्स आता है हमारा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक है। तो इस नियम को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तभी आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे कक्षक, और इन कक्षक में पहली कंडीशन अगर मैं 1s की बात करूँ दोनों में, तो इलेक्ट्रॉन का एक का चक्रण कैसा है हमारा क्लॉकवाइज, दूसरे का कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि हम बात करें पहले और किसकी दूसरे की, दोनों में 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन सेम टाइप से भरे गए हैं, बट कॉमन बात आ जाती है किसकी भैया 2p की दोनों के अंदर। तो 2p में क्या किया गया है, यहाँ वाले कक्षक में जोड़ा बनाया गया है, और जबकि ये कक्षक क्या पड़ा है अभी हमारा खाली पड़ा है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है भैया, यहाँ तीनों कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया गया है। बिल्कुल भैया मैं कॉमन यहाँ से कहूँगा तो ये वाली बात मेरी बिल्कुल राइट है, लेकिन ये बात मेरी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब एक ही कक्षक में किसी भैया एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एंटर कर जाएंगे, जबकि एक कक्षक अभी भी यहाँ पर क्या पड़ा है खाली पड़ा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो रिपल तो जरूर होगा, और रिपल्सन होगा तो रिपल्सन के अकॉर्डिंग पहले प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब उसके बाद युग्मन हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग डेफिनेशन को क्लियर कर लेंगे। युग्मन एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ये था भैया किसका हुंड का बहुलकता का नियम, ठीक है। चलिए इसे हम बाबा हुंड भी बोल देते हैं ताकि हम भूले ना, ठीक है। तो एंटीपोली भी हमने पढ़ लिया भैया, बाबा हुंड का नियम भी हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को कैसे कक्षक में भरा जाता है। तो नेक्स्ट है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन इसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।